जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग सीखेंगे, कुछ क्वेश्चन जो कि आपके सामान्य जीवन में देखने के लिए घटनाएं मिलती हैं लेकिन उसका कारण हमें नहीं पता होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपके जीवन में जो घटनाएं दिख रही हैं सच में उसके पीछे का साइंस क्या है। और ये सभी प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए, तो यह वीडियो आपके प्रतियोगी परीक्षा के अतिरिक्त बेसिक जानकारी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले कुछ जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करेंगे और वहाँ पर ज्ञान सर ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपको अप टू 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि इसमें जो कोड है सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं लगाना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों की ओर। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है और इसके बाद इसका उत्तर अर्थात कारण दिया है। पहला प्रश्न है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि? देखिए अगर आप किसी बोतल में पानी भरकर उसे फ्रीज करेंगे अर्थात ठंडा करके जमाएंगे तो बोतल टूट जाएगा। इसके पीछे का कारण पता है क्या है? जो बर्फ का आयतन होता है ये पानी के आयतन से ज्यादा होता है, अर्थात पानी जमने पर फैलता है। मतलब जब पानी को बर्फ बनाएंगे तो देखिए ऐसे समझिएगा कि आपने एक कंटेनर लिया, इसमें आपने पूरा फुल पानी भरा था, जब ये बर्फ बनेगा तो इसके ऊपर जाएगा, लेकिन बॉटल तो बंद होता है जिसके कारण वो फैल नहीं पाता और बॉटल टूट जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? अगर आप सड़क पर चलेंगे और बर्फ पर चलेंगे तो बर्फ पर चलना कठिन होगा क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। देखिए हमारे चलने में घर्षण का बहुत बड़ा योगदान होता है, घर्षण हमें सपोर्ट करता है तब हम चल पाते हैं। तो बर्फ पर घर्षण कम होता है जिसके कारण चलना कठिन होता है। यही आपने देखा होगा बरसात के दिनों में जब घर्षण कम हो जाता है तो व्यक्ति स्लिप करके ज्यादा गिरते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, लोहे की कील पारे पर में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे की कील अगर आप इसको पारे पर तैराएंगे तो तैरेगा लेकिन पानी में डूब जाएगा। इसका कारण यह कि लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक और पारे से कम होता है। देखिए जिस पदार्थ का घनत्व तो अधिक होगा वो डूबेगा। अब जैसे मान के चलिए आपने एक पानी का बॉटल लिया या फिर पानी का एक जार लिया और आपने पारे से भरा एक जार लिया, तो पानी का घनत्व तो कम है और लोहे का ज्यादा है अर्थात लोहा डूब जाएगा। और पारे से में जब आप रखेंगे तो पारे का घनत्व तो ज्यादा, इस वजह से लोहा उसमें नहीं डूबेगा अर्थात लोहे की कील नहीं डूबेगी। पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस, ये तो आपने किलो के डेफिनेशन में भी पढ़ा होगा। 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, यहाँ पर घनत्व तो दिया है। देखिए प्रॉपर्टीज किसी भी पदार्थ की दो तरीके की होती है, एक गहन और एक विस्तीर्ण। तो इसी से आप क्लियर कर लेंगे कौन परिवर्तित होगा और कौन नहीं होगा। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह के ऊपर रहता है? तो 1/10, अर्थात एक छोटा सा एग्जांपल लिख रहे हैं, मान के चलेगा कि कोई आइसबर्ग है वो 100 मीटर स्क्वायर या 100 वर्ग मीटर का है, तो उसका सिर्फ 10 वर्ग मीटर आपको बाहर दिखाई देगा, 90 वर्ग मीटर समुद्र के भीतर रहेगा। आगे दिया बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है और गलनांक घटता है तो वहां पर पानी बन जाता है और फिर जैसे ही आप प्रेशर कम करेंगे फिर से बर्फ बन जाता है और वो आपस में चिपक जाते हैं। आगे दिया है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। अगर आप हवाई जहाज में पेन लेकर जा रहे हैं तो स्याही निकलने लगेगी, क्यों? क्योंकि वायुदाब कम हो जाता है, वायुदाब के कमी के कारण। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री से नीचे के तापमान पर उबलने लगता है, क्यों? देखिए अगर आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो पानी 100 से नीचे उबलेगा क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु भी नीचे आ जाता है। आप रसायन विज्ञान में पढ़े होंगे अणु संख्य गुणधर्म। जो अणु संख्य गुणधर्म होता है उसमें होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन।
वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के साथ साथ क्वथनांक का भी अवनमन होता है। जब क्वथनांक का अवनमन मतलब उसका क्वथनांक कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पानी उबलने लगता है। आगे दिए साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, याद रखिएगा। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। अगर वायु दाब मापी इसका रीडिंग अचानक से गिरने लगे तो समझ जाना चाहिए कि आगे तूफान आने वाला है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, अब प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का कारण ये कि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, मतलब पानी वहां पर जल्दी उबलेगा। आगे दिए हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा तो गुब्बारे के अंदर जो हवा भरी उसका दाब बढ़ जाएगा, जिससे गुब्बारा फट जाएगा। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है, नाभिकीय संलयन के कारण, ये भी याद रखना है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। देखिए गतिज ऊर्जा का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, हाफ mv²। देखिए mv², अगर v को आप जैसे 2 है अगर आप, तो यहाँ पे एनर्जी 4 होगा। अगर आप इसको जैसे बढ़ाएंगे, से आपने 2 से 4 कर दिया तो ये 4 से 16 हो जाएगा। तो देखिए ये 2 गुना किया गया लेकिन ये 4 गुना हो गया। तो हाफ mv², अगर ये फार्मूला याद रहेगा तो आसानी से आप डिराइव कर लेंगे। आगे दिए कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता और न ही विनाश किया जा सकता है। मतलब पदार्थ को न तो नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम बताता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है दोस्तों, चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, जिससे वह गिरने से बच जाए। मतलब गुरुत्व केंद्र को आधार के अंदर बैलेंस करने के लिए वह झुकता है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, अपकेंद्री बल लगता है, इसे याद रखिएगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। देखिए भार और द्रव्यमान की बात करेंगे। जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को हमेशा m से इंडिकेट करते हैं, जबकि जो भार होता है mg। मतलब द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण का गुणा कराएंगे तो भार मिलेगा। तो गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के सतह पर अलग होता है और चंद्रमा की सतह पर अलग होता है, इसी कारण भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान कांस्टेंट होगा क्योंकि यह पदार्थ का मूल गुण होता है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही तो व्यक्ति को अपना भार अधिक महसूस होगा। और आगे बढ़ते हैं। देखिए एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट, देखिए यहाँ पे प्रत्यक्ष जो भार है वो वास्तविक भार से कम होगा जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे आ रही होती है तब। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है, अर्थात पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कितना करीब है, तो 1/6। अर्थात पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में 1/6 का रेशियो होता है। मतलब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। लोलक की कालावधि जो है ये लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, अर्थात एक लोलक की अवधि क्या होगी, टाइम पीरियड क्या होगा, ये निर्भर करता है उसके लंबाई पर। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि, देखिए जो लोलक घड़ी है गर्मी में सुस्त क्यों हो जाती है, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे दोलन में लगा समय भी बढ़ जाता है। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया है किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पॉइसन अनुपात कहते हैं, ये याद रखिएगा। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतह तनाव के कारण, तो आपको सीधा याद रखना है कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती है तनाव के कारण। तेल दीप की बत्ती में तेल के कारण ऊपर उठता है। देखो यहाँ पे जो तेल दीप की बत्ती या फिर ऐसे समझिएगा जो लालटेन है उसमें तेल किसके कारण ऊपर उठता है, तो केशिका क्रिया होता है, केशिका क्रिया के कारण ये ऊपर उठता है। श्यानता की इकाई है पॉइज, साधारण सा पॉइंट है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्कमिडीज। आर्कमिडीज ने उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था। महान वैज्ञानिक आर्कमिडीज संबंधित थे, ये ग्रीस से, अर्थात ग्रीस देश से इनका संबंध था। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य। देखिए तरंगों की प्रकृति 2 प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। तो इसमें जो ध्वनि तरंग है वो अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं, पराश्रव्य तरंग। पराश्रव्य तरंग के द्वारा चमगादड़ ये पहचान लेते हैं या जान जाते हैं कि उनके आगे कौन सा अवरोध आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया पराश्रव्य वे ध्वनियां जिनकी आवृत्ति होती है, तो पराश्रव्य ध्वनियों की बात करेंगे तो इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ध्वनि तरंगे लंबवत होती हैं। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगर 20 हर्ट्ज से कम हर्ट्ज की ध्वनि तरंग रहेगी तो भी आप उसे नहीं सुन सकते और 20,000 से अधिक रहेगी तो भी नहीं सुन सकते।
आगे दिया है वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन आएगा। तो देखिए जो ध्वनि का चाल है ये दाब पर निर्भर नहीं करता है, तो दाब आप 2 गुना कर दीजिए, 4 गुना कर दीजिए, लेकिन जो ध्वनि की चाल रहेगी 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किसमें, इस्पात में। अगर इस्पात की बात करेंगे अर्थात स्टील में सबसे ज्यादा ध्वनि का चाल होता है। वायु में ध्वनि का वेग है लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड, ये भी याद रखना। 100 डेसिबल का शोर किस स्तर किसके संगत होगा, किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। आगे दिया यदि सितार और बांसुरी को एक ही स्वर पर बजाया जाए तो इनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद किसके अंतर के कारण किया जा सकता है, केवल ध्वनि गुणता के कारण। नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग 332 मीटर है तो वायुयान की चाल कितनी होगी, 664 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, परावर्तन। जो इको उत्पन्न होता है, इको ये परावर्तन के कारण उत्पन्न होता है। अच्छा पॉइंट है, आप इसे याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार की बात करेंगे, सोनार का पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, है ना। यहाँ पे मैं नाम इसका फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ, साउंड नेविगेशन। नेविगेशन की मीनिंग ये होगी एंड रैंकिंग, है ना। तो ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है। देखिए ये कई बार क्वेश्चन फुल फॉर्म में बन जाता है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। ये यूज किया जाता है नौ संचालकों द्वारा, अर्थात समुद्र में डूबी वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है, तो डॉपलर प्रभाव। अभी जस्ट पहले आपने देखा है कि ध्वनि में उतार चढ़ाव, तो डॉपलर इंपैक्ट इसको कहते हैं। आगे दिया आणविक संचलन के द्वारा उष्मा का संचरण क्या कहलाता है, संवहन। नेक्स्ट और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहां पर दिया द्रव में कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है। अगर द्रव की बात करेंगे तो द्रव में उष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा है। समान मोटाई के कपड़े की 2 परतें उसके दोगुनी मोटाई के कपड़े की 1 परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है, इसका कारण ये। देखिए दोनों परतों के बीच में संपुटित वायु, इसका मतलब ये समझिएगा कि आपने एक कपड़ा लिया कुछ मोटाई का, उसका ऐसे 2 परत बना दिया, और अब एक कपड़ा लीजिएगा, एक ही परत रहेगा, इससे 2 गुना मोटाई रहेगा, फिर भी गर्मी इसमें ज्यादा रहेगी, इसके बीच में वायु की परत जमा हो जाएगी। ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सफेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं, जिससे गर्मी कम लगेगी। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में, यह भी अच्छा पॉइंट है। ठोस कपूर से वाष्प कपूर बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कोई भी ठोस अगर सीधा गैस बन जाए अर्थात द्रव ना बने तो इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, ठोस से सीधा द्रव बनने की प्रक्रिया। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका सबसे उपयुक्त कारण ये कि जो आर्द्रता होती है इसमें पसीना का वाष्पन नहीं होता, अर्थात पसीना तरल फॉर्मेट में शरीर से चिपका रहता है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदल जाने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम, क्योंकि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिससे वहां पे क्या होता है, क्वथनांक कम हो जाता है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त उष्मा होती है। देखिए जो भाप होता है, वेपर होता है, उससे अगर जलेंगे तो अधिक जलन होगा, क्योंकि उसमें गुप्त उष्मा छिपी रहती है। उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, ऊर्जा संरक्षण का। उष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। दिया है प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती, तरंग एवं कण दोनों के समान होती। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाते हैं, मतलब जब कभी भी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा तो इस घटना में सूर्य ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन, ये भी याद रखिएगा। आगे दिया है उचित रीति से कटे हीरे का असाधारण चमक का आधारभूत कारण है उसकी अति उच्च अपवर्तन सूचकांक, मतलब जो हीरे की असाधारण चमक होती है इसका प्रमुख कारण है अपवर्तन सूचकांक। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती तो इंद्रधनुष के समान रंग की दिखाई देती। इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं अपवर्तन के परिघटना के आधार पर। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहां पर देखिए दिया है किस गुणधर्म के आधार पर पानी में भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, अपवर्तन। अपवर्तन के कारण किसी द्रव में डूबा हुआ कोई पदार्थ मुड़ा हुआ दिखाई देता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश हीरे के से कांच में गति करता है तब। मृग तृष्णा अर्थात जो मिरेज है ये किसका उदाहरण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। इंद्रधनुष किसके कारण होता है, तो परावर्तन और अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है।
तो दोस्तों ये क्लास रही हम लोगों की, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके अगले पार्ट को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, तो वहाँ पर और भी कार्ड वाले प्रश्न देखेंगे। यह क्लास आपके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस एग्जाम के अतिरिक्त जो आपकी बेसिक जानकारी है इसको भी ये मजबूत बनाएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, जहां पर न समझ में फिर से रिवाइज कीजिएगा। और इस प्रकार के वीडियोस को निरंतर देखने के लिए यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।